गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस डिस्कस कर रहे थे और कुछ हमारे रह गए थे, तो उनको डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो। तो अब हमारे आ रहे हैं कुछ डायमेंशंस, स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल। ये सब जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारे के सारे क्या हैं? डायमेंशन लेस हैं। सर आपको कैसे पता? अच्छा जरा इधर आ जाइए। क्या हम लोग यहाँ पे पढ़े थे क्या एंगल के बारे में? हाँ सर, एंगल का यूनिट तो होता था रेडियन, बिल्कुल होता था, लेकिन क्या इसका डायमेंशन होता था? पता नहीं सर, डायमेंशन तो पता ही नहीं। तो देख लेते हैं। सर ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? थीटा होता है। और थीटा क्या होता था सर? थीटा होता था L बाई आर। ये भी, इसका भी डायमेंशन L होगा और दूसरे वाले का भी डायमेंशन क्या होगा? इसका भी डायमेंशन क्या होगा? L होगा। और रेडियस का भी डायमेंशन क्या होगा? L होगा। तो इसका मिला जुला के डायमेंशन आएगा क्या सर? 0 आएगा। यानी ये कैसा क्वांटिटी? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में भी पढ़ा था सर ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। सर एरिया का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस के स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर? सर ये स्ट्रेन होता क्या? स्ट्रेन होता है कितना चेंज हुआ लेंथ में बाई कितना ओरिजिनल वो लेंथ था। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यही हमारा क्या होता है? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। सर तो ऊपर चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, कट जाएगा। क्या डायमेंशन आएगा क्या? नहीं। तो ये भी कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो होता है जिसके बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एन, सर एन जो होता है वो सी बाई वी होता है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। सर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो एल टी माइनस वन होगा। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। सर है तो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है तो डायमेंशन क्या आएगा? एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो। तो यानी ये भी क्या हो गया सर? डायमेंशन लेस हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कुछ होता है। ये भी क्या होता है? ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और अगर कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है ससेप्टिबिलिटी? तो ये जितने भी ससेप्टिबिलिटी वाले टर्म्स हैं ये सब हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, सर ये परमिटिविटी परमिएबिलिटी, हाँ ये भी जब हम इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे तो परमिटिविटी आएगा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो परमिएबिलिटी आएगा। अगर रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म तो याद करो रिलेटिव डेंसिटी, याद है क्या रिलेटिव डेंसिटी? सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, दोनों यूनिट खा जाएगा एक दूसरे को तो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो रिलेटिव वाला टर्म क्या होगा? वो तो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। बोलो क्लियर या नहीं? तो इसीलिए रिलेटिव, यहां पे क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी सर डायमेंशन लेस, रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमेंशन लेस, क्योंकि वर्ड क्या है यहाँ पे? रिलेटिव है। आगे आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, हाँ सर ये सब रेशियोज होते थे, साइड्स के रेशियोज। याद है साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर भी साइड होता है, हाइपोटेनस भी साइड होता है। परपेंडिकुलर का भी डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। हाइपोटेनस का भी डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। दोनों साइड बाय साइड यानी कि डायमेंशन क्या है? लेंथ बाय लेंथ, कट जाएगा यानी कि डायमेंशन लेस आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं? e टू द पावर x नहीं पढ़े हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि e टू द पावर x, तो ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर x, तो ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आया क्या बात समझ में? ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सर ये कैसे डिफाइन होगा? अगर कोई कह रहा है e टू द पावर 2 और e की वैल्यू दी हुई है 2.71, तो सर 2.71 टू दी पावर 2 यानी कि 2.71 इंटू 2.71, सर ये फिर से एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा यानी कि कांस्टेंट टर्म आएगा। और अगर कांस्टेंट टर्म आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर? कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। सारे कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट टर्म यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस कहेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ सर लॉग तो पढ़े हैं, लॉग ए लॉग बी पढ़े हैं ये सब, हाँ पढ़े हैं। लॉग 10 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लॉग 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर लॉग के अंदर कुछ अगर नंबर दिया रहेगा तो ही निकाल पाएंगे, और वो भी बदले में कोई हमें नंबर ही देगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो ये भी क्या देगा हमें, इसका आउटपुट क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। यानी ये जितने भी लिखे हुए हैं इन सब का अगर मैं डायमेंशन का बात करूं तो सबका डायमेंशन होगा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर 0। ना ही मास आएगा, ना ही लेंथ आएगा, ना ही टाइम आएगा। अब क्या तो सर करंट भी तो नहीं आएगा, a टू दी पावर 0 भी लिख दें, लिख लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है सर इसमें वो भी नहीं आएगा, टेम्परेचर भी नहीं आएगा, क्या k टू दी पावर 0 भी लिख लें, लिख लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम लोग बेसिकली सिर्फ MLT में ही बात करते चलेंगे। अगर कहीं आ रहा है करंट और टेम्परेचर तो उन सबको भी लेना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स दिए, ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0, यानी दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइम की ओर। चलिए देखिए सर टाइम का तो हमें पता है, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। सर ये एल क्या है, ये आर क्या है, तो एल का अगर बात करें तो ये इंडक्टेंस है। ये क्या है, इंडक्टेंस है। हम पढ़ेंगे इंडक्टर वगैरह तो पढ़ेंगे इंडक्टेंस क्या होता है, अभी वर्ड ध्यान देना, इंडक्टेंस है। एल क्या है, इंडक्टेंस। आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये पढ़े होंगे क्लास 10th में, रेजिस्टेंस पढ़े थे। अच्छा सर ये सी क्या है, तो ये सी कैपेसिटेंस है। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। आया क्या बात समझ में, आ गया सर। अभी जितने भी दिए हुए हैं क्वांटिटीज, जैसे कि कहीं टाइम लिखा हो, या कहीं L बाई आर लिखा हो, इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस, या कहीं R इंटू सी लिखा हो, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, या रूट के अंदर इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, तो इन सब का डायमेंशन एक ही होगा, एंड दैट विल बी टी। इन सब का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। इन सब का डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये सारे का डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर होगा। सर क्या ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ये याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा कि अगर टाइम पूछ रहा है तो उसका तो डायमेंशन टी होता है, लेकिन अगर कहीं L बाई आर आ गया, कहीं RC आ गया, कहीं रूट LC आ गया, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। अदरवाइज जब आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ भी लेंगे तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में से डिराइव करना पड़ेगा बार बार। तो या तो फॉर्मूला में से डिराइव कर लेना, या तो सीधे सीधे इन तीन को याद कर लो कि L बाई आर, RC और रूट LC। ठीक है, L बाई आर, RC, रूट LC, ये तीनों का डायमेंशन क्या होता है, टाइम के बराबर होता है, दैट इज T होता है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। सर ये परमिटिविटी परमिएबिलिटी क्या है, हम पढ़ेंगे परमिटिविटी परमिएबिलिटी क्या होता है। परमिटिविटी आएगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे, क्लास 12 में जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, तो उसमें परमिटिविटी आएगा। ठीक है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे फिर से क्लास 12 में, तो उसमें क्या आएगा, परमिएबिलिटी आएगा। ठीक है, परमिटिविटी को कैसे दिखाते हैं सर, तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ठीक है, और वहीं पे परमिएबिलिटी को किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। अगर यहां पे एप्सिलॉन में ऐसे 0 लगा हुआ है तो ये समझ जाना क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे लिख लेना, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी है ये। और ये क्या है, अगर यहां पे भी 0 लगा हुआ है, मतलब नॉट लगा हुआ है, तो ये परमिएबिलिटी है। कहां का परमिएबिलिटी है, तो ये भी फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है। ये किसका परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है। तो सर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सी, फ्री स्पेस में यानी कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, उनका परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उनमें एक बेहतरीन रिलेशन होता है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा आगे के लिए। जो सी होता है वो 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। नोट डाउन करिए इसको, C इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो
हमेशा बराबर होता है 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रहेगा। एम आई क्लियर? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे म्यू नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? म्यू नॉट। क्लियर? ये एप्सिलॉन नॉट है, ये म्यू नॉट है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। चलो, चार्ज और रेजिस्टेंस का अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। तो देखते हैं जरा। हमें पता है सर कि जो चार्ज होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि I जो होता है वो Q/T के बराबर होता है। देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं कि Q जो होगा वो I × T के बराबर होगा। हाँ, I × T के बराबर होगा। अच्छा, डायमेंशन ऑफ I क्या होता है? सर डायमेंशन ऑफ I ही होता है। I होता है क्या? नहीं, डायमेंशन ऑफ I क्या होता है? A होता है। करंट का क्या चुराए थे? एम्पियर से A चुराए थे, तो हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ T क्या होता है? डायमेंशन ऑफ T टाइम क्या होता है? T ही होता है। तो हमारा डायमेंशन क्या आ जाएगा? AT। बात समझ में आया क्या? हमारा जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा? AT आ जाएगा। क्लियर? रेजिस्टेंस का बताना है सर। रेजिस्टेंस का याद करो फिर से, क्लास 10th का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, V = IR। देयरफॉर यहां से कह सकते हो कि R = क्या आ जाएगा? V/I। अब क्या करें सर? V तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का भी डायमेंशन बताना होगा। पोटेंशियल का डायमेंशन याद नहीं है क्योंकि याद किए ही नहीं सर पिछले क्लास वाला। तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। V क्या होता है? V होता है सर W/Q। क्या याद है? क्या याद है? V = क्या होता है? W/Q। W/Q चलो रख देते हैं डायरेक्ट इसमें। तो R का हम कह सकते हैं देयरफॉर R = V की जगह रख देते हैं W/Q। W/Q/I तो हो जाएगा W/Q × I, यानी कि ये हो जाएगा वर्क बाई Q क्या हो जाएगा? I² × T। QIT हो जाएगा I × I, I² T हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं? अब डायमेंशन रख लेते हैं। वर्क का अगर बात करें तो वर्क क्या होगा सर? वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा आ रहा है I² × टाइम। फोर्स का हमें पता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2, तो LT-2 रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है तो डायमेंशन लेंथ रख देंगे, डिवाइडेड बाई सर ये I², यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा इसका डायमेंशन, A², और ये टाइम था तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सर, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा सर? M तो ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा। L कितना है? L 2 है तो 2 हो जाएगा। T कितना है? T-2 है, नीचे से भी 1 आएगा तो T-3 हो जाएगा। A नीचे 2 है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा रेजिस्टेंस का। क्लियर? M L2 T-3 A-2। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब हमें कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का क्या करना है? हमें क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। ये तो बड़ा कठिन सवाल आ गया सर। अगर कठिन सवाल आ गया तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। देखिए कैसे दिमाग लगा सकते हैं। याद करिए, अगर याद हो तो हमने पढ़ा है सर कि जो T होता है, T वो होता है L/R होता है। सर जो डायमेंशन T का होगा वही डायमेंशन L/R का होगा, हमने पढ़ा है। हाँ सर, T का डायमेंशन तो हमें पता है, और रेजिस्टेंस का भी पिछले ही वाले स्लाइड में निकाला था। तो क्या इंडक्टेंस का नहीं आ जाएगा? तो हम यहां से कह सकते हैं कि L जो होगा वो T × R होगा। बिल्कुल यही होगा सर। यानी कि अगर मैं L का डायमेंशन पूछूं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सर T जो है वो तो टाइम है, तो इसका डायमेंशन टाइम ही होगा। और ये सर रेजिस्टेंस है, ये क्या था? ये इंडक्टेंस था, ये इंडक्टेंस था, और ये क्या था? ये रेजिस्टेंस था। इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस यहां पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस यहां पे ले आते हैं। रेजिस्टेंस क्या था सर? रेजिस्टेंस था M L2 T-3 A-2।
तो यहां पे रख देते हैं m L2 T माइनस 3 A माइनस 2, यही था ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, बिल्कुल यही था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से इंडक्टेंस का अपना डायमेंशन कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं। सर M एक है तो एक ही रहेगा, L2 ही रहेगा, T माइनस 3 प्लस 1 तो T माइनस 2 हो जाएगा, तो MLT T माइनस 2 और A के पावर भी माइनस 2। तो ये हमारा आ गया किसका डायमेंशन, कैपेसिटेंस का हमारा डायमेंशन आ गया। जल्दी इसको नोट डाउन करो, कैपेसिटेंस का डायमेंशन नोट डाउन करो, क्या आया ML2 T माइनस 2 A माइनस 2, जल्दी करो, नोट डाउन कर लिया क्या, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, इंडक्टेंस का तो डायमेंशन आ गया। सर यहाँ पे तो कैपेसिटेंस का निकालना था, आपने क्या निकाल दिया, इंडक्टेंस का निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसको यहां ले आओ, इस कैपेसिटेंस को उड़ाइए और इनको यहां ले आइए, ठीक है, इन भाई साहब को उड़ाइए और इनको ऊपर ले जाइए। तो ये इंडक्टेंस का हमने निकाल दिया। अब हमें चाहिए किसका, कैपेसिटेंस का। अगर कैपेसिटेंस का चाहिए तो सर कैपेसिटेंस का कैसे निकालें, तो अब हमने एक रिलेशन और पढ़ रखा था सर, वो क्या पढ़ रखा था सर, हमने पढ़ रखा था कि T इज इक्वल टू क्या है, RC है। सर हमने पढ़ रखा था कि T जो है वो RC के भी बराबर है, क्या पढ़ रखा था गया, L/R और R इंटू सी, याद करो L/R R इंटू सी, तो टाइम जो है वो RC के भी बराबर है, बिल्कुल है सर। और रेजिस्टेंस का आपने डायमेंशन निकाल रखा है सर, टाइम का डायमेंशन आपको पता ही है, तो क्या कैपेसिटेंस का नहीं निकाल सकते, देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, T/R हो जाएगा। तो ये T का डायमेंशन T ही रहेगा, R का डायमेंशन क्या निकालते हैं, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, सबको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, M1 था तो -1 हो जाएगा, M माइनस 1, L2 था तो ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 हो जाएगा, T माइनस 3 था तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 +1 +4 हो जाएगा, तो T4 हो जाएगा, A माइनस 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। नोट डाउन करो, तो ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस का हमारा डायमेंशन आ गया। कैपेसिटेंस का क्या डायमेंशन आ गया, M-1 L-2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ रखा है अपने बचपन में, है बचपन में नहीं, अपने बचपन में। बचपन में क्या पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये पढ़ रखा है सर कि कोई भी अगर दो मासेस हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके मास की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने Fg से दिखाया है, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे फोर्स आएंगे तो कहीं कंफ्यूज न कर जाए, सर F से ये भी फोर्स दिखा रहे हैं, F से वो भी फोर्स दिखा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको Fg नाम दे दिया, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि जो Fg होता है वो G m1 m2 बाई r² के बराबर होता है। सर यहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 m2 मासेस हैं, m1 m2 क्या है, ये दोनों मासेस हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, मासेस हैं। सर ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस, दोनों मास के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। सर ये g क्या है, ये g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बात समझ में आया, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देख लिए क्या, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये एफ जी क्या है सर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 हमारे दो मासेस हैं और r इन दोनों मासेस के बीच की दूरी है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r²। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी।
न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अच्छा सर, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्या ये डायमेंशन लेस होगा? नहीं। क्यों सर? अब वो देखना पड़ेगा। हमने कहा था कि कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, तभी वो डायमेंशन लेस होगा। क्या इस जी का कोई यूनिट है कि नहीं है? सर आपने तो नहीं लिखा है, तो आप चेक करिए। हमने नहीं लिखा है तो आप चेक करिए, इसलिए तो नहीं लिखा है। अब यहां से हम चेक करेंगे कि सर अगर जी का हमें यूनिट निकालना हुआ तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो न्यूटन है सर। फोर्स को तो न्यूटन में मेजर करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा न्यूटन इज इक्वल टू जी। सर m1 m2 सर ये हो जाएगा kg स्क्वायर, और बाई ये r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं g का यूनिट निकालूं तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यानी अपना जो g है वो क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका ये यूनिट तो है सर, और अगर इसका यूनिट है तो इसका डायमेंशन भी होगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन निकालने का कोशिश करते हैं सर। आइए जरा देखा जाए। हमें यह पता लग गया सर कि यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एफ जी लिख देते हैं, एफ जी आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। सर ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, है तो फोर्स ही, तो डायमेंशन सबका सेम होगा। फोर्स का डायमेंशन याद करो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m आ जाएगा, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 था, तो m lt माइनस 2 हो गया। सर रेडियस लेंथ होता है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा। बाई नीचे आ जाओ। सर मास का डायमेंशन m होता है, 2 बार है, तो नीचे क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं? चलो अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ये पावर 1 है, ऊपर ये -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m -1। l के पावर कितना था 1 + 2 3, और t के पावर क्या था -2, तो t के पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका? g का। g का डायमेंशन क्या आ गया m -1 l3 t -2। जल्दी नोट डाउन करो इसको। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारा डायमेंशन आ रहा है m -1 l3 t -2। क्लियर है क्या? अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर सर 2 मासेस हैं, मैं इनको पानी में डुबो दिया तो भी क्या फोर्स सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल फोर्स सेम रहेगा। सर अगर मैं इन दोनों मासेस को दारू में डुबो दिया, अल्कोहल में डुबो दिया, तो भी क्या फोर्स सेम लगेगा? हाँ सेम लगेगा। बात समझ में आएगा? यानी ये जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे नहीं डिपेंड करेगा। आया क्या बात समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ दोनों के मासेस पे ही डिपेंड करेगा, और उनके बीच में क्या दूरी है बस उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर सर 2 चार्जेस हैं तो हमें ये तो पता है कि अगर 2 चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। हमें इतना तो पता है सर। तो आगे क्लास 12th में आप दोनों के चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। जैसा कुछ पिछला फॉर्मूला था, यहां पे भी तो वही था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बस आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, क्योंकि यहाँ पे मास में बात कर रहे थे, वहां पे चार्ज में बात करेंगे। यहाँ पे क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वहां पे भी सेम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा था। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट आ जाएगा। आएगा बात समझ में? उसी को हम लोग नाम देंगे, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमें पता है कि सर एफ ई जो होगा वो बराबर होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। जहां पे ये Q1 Q2 क्या है सर? तो ये Q1 Q2 जो है ये चार्जेस है। ये क्या है? चार्जेस है। आए क्या बात समझ में? ये आर क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन देम। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये के जो है, ये के, इस के की वैल्यू आती है
1/4πε0। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। आई क्या बात समझ में? ये क्या होगा, एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया। हाँ ये कांस्टेंट आ गया सर। इसकी वैल्यू क्या होती है? इस 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी क्या वैल्यू होती है? 9 × 10⁹। जब यहाँ पे 9 × 10⁹ है तो इस 9 × 10⁹ को जब 1/4πε0 से कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8.8 × 10⁻12। सर क्या एप्सिलॉन नॉट? यही वो परमिटिविटी फ्री स्पेस है। हाँ यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो अभी हम लोग पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारा आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्या इसका कोई यूनिट होगा या नहीं होगा? अब वो तो यहां से देख के बता सकते हैं, सर। चलिए देख लेते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि F तो न्यूटन होगा सर। इस 4πε0 में से एप्सिलॉन को अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π इंटू FE, और ये क्या हो जाएगा भाई? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही होगा क्या? एप्सिलॉन को उधर भेज दिया, FE को नीचे भेज दिया, तो 1/4π FE और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 सर चार्ज को किसमें नापते हैं? कूलम में नापते हैं। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर बाई नीचे सर FE आ रहा है, FE किसमें नापते हैं? न्यूटन। सर नीचे आर स्क्वायर आता है, इसको किसमें नापते हैं? मीटर स्क्वायर। यानी कि ये 8.8 × 10⁻12 क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि सर एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, क्या इसका भी डायमेंशन है? हाँ, ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, इसका भी हमारा यूनिट है। और अगर यूनिट है तो इसका डायमेंशन भी है। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। सर डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ नहीं करना है तो तुरंत देख के इसको खत्म करते हैं। सर हमने कहा कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/4π इंटू FE Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें डायमेंशन देखना हो तो सर 4π तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका यूनिट है ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। अच्छा 1/FE। सर FE का अगर बात करें, FE का, तो FE क्या है? फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, कोई हो, फोर्स तो फोर्स होता है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि mL/t-2। क्लियर? सर ये Q1 इंटू Q2, सर Q1 इंटू Q2 याद करो, Q क्या था? I इंटू T था। Q क्या था? IT था। I का डायमेंशन A, T का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन T, तो Q का डायमेंशन हो जाएगा AT। तो Q स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। आई क्या बात समझे? Q का डायमेंशन AT, तो Q स्क्वायर का डायमेंशन A स्क्वायर T स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर क्या है सर? लेंथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो। सर इन सबको ऊपर भेज दें? हाँ भेज दो। M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, बिल्कुल M-1 हो जाएगा। L1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। T को देखा जाए तो -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 + 2 4 हो जाएगा, तो T 4 हो जाएगा। A के पावर 2 है तो A के पावर 2 लगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन नोट डाउन करो जल्दी। कर लिया क्या? हो गया? जल्दी करिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ रहा है? M-1 L-3 T4 A⁻²। क्लियर है? तो ये हमारा किसका डायमेंशन आ गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आ गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं? परमिएबिलिटी, अब परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है सर। तो म्यू नॉट, इसका डायमेंशन कैसे निकाले सर? इसके बारे में तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है। हाँ लेकिन एक फॉर्मूला अपने को पता है कि C जो है वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है सर। हाँ सर, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर C² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होगा सर। तो सर म्यू नॉट कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर उस म्यू नॉट को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा μ0/1/C² इंटू एप्सिलॉन नॉट।
क्या अब सी वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन नहीं पता? पता है सर, तो लगाइए। वेलोसिटी कितना होता है? एल टी माइनस वन, पावर 2 है तो सब 2 हो जाएंगे, तो ये एल का 2 हो जाएगा, टी माइनस वन का -2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अभी पिछले स्लाइड्स में निकाले थे सर, क्या था एप्सिलॉन नॉट का? m-1 l-3 t4। देखो m-1 m-1 l-3 t4 था क्या? t4 a2 था ना? हाँ m-1 l-3 t4 a2, m-1 l-3 t4 a2, ठीक है। तो यहां से सी स्क्वायर, सी था हमारा LT-1, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? LT-1 होल स्क्वायर करेंगे तो L का L2 हो जाएगा, T-1 का T-2 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का पीछे से चुरा लिए, अभी निकाले थे m-1 l-3 t4 a2, तो m-1 l-3 t4 a2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सर, m-1 है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो m1 हो जाएगा। सर L2 है यहाँ पे -3 है, 2 - 3 -1 होगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो L1 हो जाएगा। T -2 है, +4 है, 4 - 2 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो T की पावर -2 हो जाएगा। A2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ डायमेंशन आएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं है? डायमेंशन ऑफ किसका है ये डायमेंशन? ये परमिएबिलिटी है। किसका परमिएबिलिटी है? तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है ये, ठीक है। सर क्या मीडियम का भी अलग परमिएबिलिटी होता है? हाँ मीडियम का भी अलग परमिएबिलिटी होता है, इसलिए यहाँ पे अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हमने ये जो एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ये क्या था? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। कहाँ गया? पीछे गया। एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहाँ पढ़े? हाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है कहाँ लिखा है? अच्छा ये तो ग्रेविटेशनल वाला है इधर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसका है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये भी ये परमिटिविटी है, तो ये परमिटिविटी है किसका है? फ्री स्पेस का है। क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी होता है? हाँ बिल्कुल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी होता है। वो कैसे दिखाते हैं सर? तो जैसे ये एप्सिलॉन नॉट दिखाया गया वहां पे बस खाली एप्सिलॉन एम कर देंगे, वो मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर परमिबिलिटी भी हो गया फ्री स्पेस का। चलो विस्कस फोर्स, कल हमने डिस्कस किया था विस्कस फोर्स के बारे में कि सर अगर लिक्विड है, कोई लिक्विड है जैसे कि शहद है, शहद को अगर टेबल पे रख दिया, पानी को टेबल पे रख दिया और उसको अगर टेढ़ा करेंगे तो पानी तुरंत नीचे चला जाता है, लेकिन शहद की बात करेंगे तो वो धीमे धीमे नीचे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिक्विड नेचर के कारण, उसके फ्लूइडिटी के कारण वहां पे एक फोर्स लग रहा होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है तो एक फोर्स लग रहा होता है जो कि अगेन फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, बट लिक्विड के अंदर होता है, तो उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है विस्कस फोर्स। कहीं कहीं इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ वी जो विस्कस फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होता है। यहाँ पे 6 पाई क्या है? ये तो कांस्टेंट है सर। ईटा क्या है सर? तो ईटा हमारा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। लिख लीजिए इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। आर क्या होता है सर? आर होता है रेडियस ऑफ सब्सटेंस, रेडियस ऑफ सब्सटेंस। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस, वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस। सर ये कैसे? समझ में नहीं आया तो समझने का कोशिश करिए जरा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसे कंटेनर है जिसके अंदर मैंने फ्लूइड भर रखा है, ठीक है, और मैंने कहा इसमें मैंने एक बॉल छोड़ दिया है, इसमें मैंने एक बॉल छोड़ दिया, डिप कर दिया। जैसे ही मैं डिप करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो फोर्स होगा वो इसको रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। साइड साइड से लग रहा होगा क्योंकि वो रगड़ खा रहा होगा, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयंट फोर्स।
ठीक है। इस पे एक विस्कस फोर्स भी लगेगा। वो विस्कस फोर्स कितने के बराबर होगा? वो इसके रेडियस के बराबर। इसके पहले रेडियस हम लोग निकालेंगे कि रेडियस होगा क्या, तो पहले रेडियस देख लेंगे, फिर ये जितने वेलोसिटी से नीचे जा रहा है वो वेलोसिटी देखेंगे। फिर इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे 6 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया रहेगा, जो भी फ्लूइड यूज करेंगे उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे देंगे। तो 6 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द सब्सटेंस इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उसके हिसाब से उस पर विस्कस फोर्स लग रहा होगा। अब सर ये विस्कस फोर्स है, हाँ कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होता है सर, डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे अब क्या डायमेंशन निकालें? यहाँ पे ईटा का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है? ईटा का डायमेंशन निकालना है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ईटा होगा वो एफ वी बाई यहाँ पे 6 पाई इंटू आर वी के बराबर होगा। सर एफ वी फोर्स ही है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस 2 होगा। नीचे अगर आ जाए 6 पाई, सर ये कांस्टेंट नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट नहीं है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? अगेन एल। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा सर? एल टी माइनस 1 होता है, एल टी माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे क्या है? नीचे L2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, यानी कि m तो m ही रह जाएगा, L -1 आ जाएगा। t -2 है, ऊपर जाएगा ये -1 तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो m L -1 t -1, यही हमारा विस्कस सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। चलो जल्दी लिखो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा? m L -1 t -1। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, सर प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, हाँ ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁻34। क्या इसका डायमेंशन होगा? सर वो तो देखना पड़ेगा इसका यूनिट है कि नहीं है। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी तो कांस्टेंट ही था, इसका भी तो डायमेंशन आ रहा था, हाँ इसका भी डायमेंशन आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ यूनिट रहा होगा। सर यहाँ पे ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ यूनिट रहा होगा, इसी वजह से इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी आ रहा है। आया क्या बात समझ में? चलिए अब वैसे ही हम क्या करेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर आप लोग फॉर्मूला पता हो तो एक फॉर्मूला होता है जो कि E = h न्यू के बराबर होता है, E = h न्यू के बराबर होता है। जहां पे E क्या होता है? तो E हमारा एनर्जी होता है, नोट कर लीजिए, E हमारा एनर्जी होता है। ये न्यू क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और ये h क्या होता है? तो h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं सर देयरफॉर h को कह सकते हैं कि E/न्यू होगा। सर ये जो फ्रीक्वेंसी है, याद करो क्लास 9th में चैप्टर साउंड में पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। याद आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछना हुआ तो क्या आ जाएगा? 1/टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर? अब ये यहां पे पुट कर देंगे। सर एनर्जी, सर एनर्जी हो तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क का डायमेंशन याद करो। वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था? फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mLT - 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि L, तो क्या हो जाएगा? mL2T - 2 बाई, यहां पे सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1/T। ये T ऊपर चला जाएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mL2T - 2 जो था, -2 में एक +1 जुड़ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा mL2T - 1। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सर क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन होगा क्या? बिल्कुल, देखते हैं। सर इस पे यूनिट तो लिखा ही नहीं है, हाँ तो निकालिए ना, इसीलिए तो नहीं लिखा है, इसीलिए तो नहीं लिखा है ताकि आप लोग तुरंत कहते इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ इस कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, E = kBT होता है। E = क्या होता है? kBT होता है, जिसमें E क्या होता है अपना? अगेन एनर्जी होता है, एनर्जी होता है। kB अपना क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। T क्या होता है? T अपना टाइम होता है क्या? नहीं, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है। चलो
तो यूनिट कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है सर केबी का निकालना है, देयरफॉर हम कह सकते हैं केबी इज इक्वल टू क्या होता है सर, ई बाई टी हो जाएगा, ई बाई टी हो जाएगा। सर ई का तो डायमेंशन अभी पीछे निकाले थे, हाँ बिल्कुल निकाले थे, क्या था ई का डायमेंशन, ई का डायमेंशन था ml2t माइनस 2, रख देते हैं यहाँ पे ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। भाई ये टाइम ही क्या सर, नहीं है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन याद है क्या, क्या टी होता है, टी टाइम क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, के होता है, केल्विन से चुराए थे, याद है क्या, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लिख लो इसको, फिर ये क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 2 के माइनस 1। चलो जल्दी नोट डाउन करो, ml2t माइनस 2 के माइनस 1 लिख लिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, सर्कुलर मोशन का है, तो अब इनके में डायमेंशन कैसे निकालते हैं सर, सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, घूमती है। तो जो जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा होगा, याद कीजिएगा क्लास 9 का चैप्टर मोशन, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। अब वही चीज अगर सर्कुलर घूमने लगेगा तो एंगुलर, क्योंकि अब एंगल कवर करेगा। अगर ऐसे ये सर्कल घूम रहा है तो अगर सर्कल से देखा जाए तो पहले इस पॉइंट पे था, अब इधर चला गया, तो बेसिकली एक एंगल कवर किया, फिर आगे इधर चला गया तो एक और एंगल कवर किया, तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगेन थीटा से दिखाते हैं, याद करो एंगल, याद आ रहा है 2D एंगल, 3D एंगल ओमेगा, 2D एंगल थीटा, वही यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं। जहां जहां वर्ड एंगुलर आ रहा है, वहां जहां जहां पहले लीनियर वर्ड था वहां वहां क्या आ जाएगा, अब एंगुलर वर्ड आ जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी तो बताए थे डायमेंशन लेस, क्यों, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल का भी डायमेंशन क्या था एल, आर का भी डायमेंशन क्या था एल, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा m0 l0 t0, डायमेंशन लेस। सर एंगुलर वेलोसिटी, सर वेलोसिटी का पता था कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा बाय टाइम हो जाएगा। सर थीटा का डायमेंशन पता है m0 l0 t0, टाइम का भी तो डायमेंशन पता है, हाँ t, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, t के पावर -1 आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये एंगुलर में चेंज हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यानी कि v बाई टी करना था, ये हमने पढ़ा था v बाई टी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टी हो जाएगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। बेसिकली ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ पे मैं डेल्टा भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी नापो चाहे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नापो, यूनिट तो सेम रहेगा, तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने नापा था क्या था, t-1 था, तो ये t-1 आ जाएगा, बाई टाइम है तो टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, t-2 आ जाएगा। आया क्या, चलो जल्दी नोट डाउन करो, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताना है, डायमेंशन लेस वेरिएबल बताना है, डायमेंशनल कांस्टेंट बताना है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, सॉरी डायमेंशनल वेरिएबल बताना है। ये सब क्या लिख दिया है सर, थोड़ा समझते हैं इनको कि क्या लिखा क्या है एक्चुअल में। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं है। सर तो आपने बताया था कि अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट ना हो, तो वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, 2 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, ये सब क्या है, ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन लेस वेरिएबल, सर है तो वेरिएबल, वैल्यू इनकी चेंज कर रही है, लेकिन फिर भी ये डायमेंशन लेस है। सर डायमेंशन लेस है और वेरिएबल है, हाँ याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, सर अलग अलग थीटा पे अलग अलग tan थीटा देगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, यानी वेरी कर रहा है, बट क्या इसका डायमेंशन होता है, नहीं सर, रेशियो ऑफ साइड्स होता है, तो डायमेंशन लेस होता है। याद करो क्या, ओमेगा, याद करो क्या, थीटा, क्या इन सब का डायमेंशन होता है, ये सारे के सारे क्या है, डायमेंशन लेस है।
डायमेंशनल कांस्टेंट, सर ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन हो, सर बहुत सारे हैं, अभी तो पढ़े हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट है सर। डायमेंशनल वेरिएबल, सर ऐसे वेरिएबल, सॉरी ऐसे क्वांटिटी जो वेरी भी करें और जिनका डायमेंशन भी हो, सर बहुत सारे हैं। कौन कौन से? सर फोर्स, अलग अलग मास के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग फोर्स आएगा, वेरी कर रहा है, डायमेंशन भी है। और क्या आएगा? सर वर्क। और क्या आएगा? सर वेलोसिटी। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। आएगा बात समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हाँ इससे सवाल बहुत टफ टफ आएंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत इजी, लेकिन सवाल टफ टफ आएंगे। क्यों? क्योंकि इसको कोई पढ़ता ही नहीं है ध्यान से। अगर ये पढ़ लिए ध्यान से तो सवाल बहुत इजी लगेगा। ऐसा है क्या सर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है, वैसे यहाँ पे भी होमोजेनिटी यानी एक जैसा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक पेन है और मेरे पास एक पेंसिल है, तो मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता सर। मैं नहीं कह सकता मेरे पास दो पेंसिल है या मेरे पास दो पेन है, सर ये अलग माल है, ये अलग माल है, ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। क्लियर? लेकिन अगर कोई कह रहा है सर हमारे पास एक कलम है, हमारे पास दूसरा कलम है, मिला जुला के सर हमारे पास दो कलम है, क्यों? क्योंकि एक जैसे हैं सर, आइडेंटिकल है। अच्छा, अगर आइडेंटिकल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि सर में नहीं जोड़ सकते हैं। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या फिर ऐसे क्वांटिटी जिनका नेचर सेम हो, जिनका नेचर सेम हो, वही एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, वही एक दूसरे से घट सकते हैं, वही एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। क्या बताता है? जरा इसको लिख लीजिए, कि अगर डेफिनेशन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, physical quantity of same nature can be related by पॉजिटिव नेगेटिव, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सर इक्वलिटी दिखा सकते हैं, ग्रेटर है या स्मॉलर है वो बता सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है ये बता सकते हैं। ये सारा जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी या तीन फिजिकल क्वांटिटी या चार फिजिकल क्वांटिटी में कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। बात को समझना, अगर मेरे को लेंथ को जोड़ना है तो मैं लेंथ में ही जोड़ूंगा, अगर मेरे को टेम्परेचर का डायमेंशन जोड़ना है तो टेम्परेचर में ही जोड़ूंगा, अगर मेरे को करंट का डायमेंशन घटाना है तो करंट के डायमेंशन में ही घटाऊंगा। क्लियर है क्या? चलो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेंथ के डायमेंशन में टाइम का डायमेंशन जोड़ दिया, ठीक है, वो हेट्रोजिनिटी हो जाएगा, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी रिलेटेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन साइन से हम उनको रिलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम सवाल देखते हैं, ठीक है। सबसे आसान, सबसे लल्लू सवाल, सबसे पहला कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। जहां पे x क्या है? डिस्टेंस बता रहा है, t क्या है? टाइम बता रहा है। तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c d, कह रहा है a b c d का डायमेंशन बताइए। तो अब ध्यान से देखिए, अगर कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर ये डिस्टेंस है और इक्वल टू से हम दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही को रिलेट कर सकते हैं जो सेम नेचर के हो। अगर ये डिस्टेंस है तो ये आरएचएस भी डिस्टेंस होना चाहिए। इतना क्लियर? सर आरएचएस में ए भी है, बीटी भी है, सीटी स्क्वायर भी है, डीटी क्यूब भी है, ये सब आपस में प्लस में जुड़ रहे हैं, यानी कि ये सब आपस में एक ही फिजिकल क्वांटिटी होंगे, एक ही नेचर के फिजिकल क्वांटिटी होंगे। क्यों? क्योंकि जुड़ रहे हैं और एक ही नेचर के फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकते हैं। यानी कि ये ए भी डिस्टेंस होगा, बीटी भी डिस्टेंस होगा, सीटी स्क्वायर भी डिस्टेंस होगा, डीटी क्यूब भी डिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहां से हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ए का जो डायमेंशन होगा वो तो एल होगा। और सर अगर बात करें बीटी का, तो बीटी का भी डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। यहां से अगर मैं कहूं कि बी का डायमेंशन बताओ, तो बी का डायमेंशन हो जाएगा एल बाई टाइम हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन हो जाएगा।
उसी तरह अगर मैं बात करूं सीटी स्क्वायर का, तो सीटी स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होगा सर, लेंथ ही होगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि सी का डायमेंशन क्या होगा, एल बाई यहां पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये एल टी माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं डी टी क्यूब का भी बात करूं तो वो भी लेंथ होगा, डी टी क्यूब, इसका भी डायमेंशन लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ ही लेंथ में जुड़ेगा, लेंथ ही फिर से लेंथ में जुड़ेगा, लेंथ ही फिर लेंथ में जुड़ेगा, और यही लेंथ फिर लेंथ ही देगा। क्लियर और नॉट? यानी कि डी टी क्यूब का भी डायमेंशन लेंथ होगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि डी का जो डायमेंशन होगा वो एल बाई टी क्यूब होगा। टी क्यूब अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर -3 होगा। बोलिए क्लियर या नहीं? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, सांसें रुक जाती हैं। पिछले बार तो ऐसे ही हुआ, पढ़ाते 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 ना जाने कितना पढ़ा दिया, 25 मिनट का खाली रिकॉर्डिंग हुआ। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। क्या है जरा देखते हैं। इक्वेशन दिया है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सर इंटू आ गया, इंटू, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या इंटू है सर, यहाँ पे इंटू आ गया। आप अभी तक बस खाली हमें क्या बताएं, प्लस माइनस के बारे में बताएं, इंटू के बारे में तो बताया ही नहीं, डिवीजन के बारे में तो बताया ही नहीं। अब थोड़ा दिमाग के जो नसें हैं इनको दौड़ाना शुरू कीजिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बताया था क्या? बताया था सर। वर्क का डायमेंशन निकाले थे क्या? निकाले थे सर। फोर्स का डायमेंशन पता था क्या? पता था। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पता था क्या? पता था। तो क्या दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्या? बिल्कुल। क्या दोनों सेम थे क्या? नहीं सर, अलग अलग थे। तो सर सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का बात आए तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, डिफरेंट भी चलेगा। सर डिवीजन का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, याद है क्या? हाँ, फोर्स भी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया भी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को डिवाइड तो कर पा रहे थे ना? कर रहे थे। बात समझ आए? अब यानी कि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकते हैं, अलग फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकते हैं, हमें नको पता। P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, हमें SI यूनिट ऑफ A एंड B बताना है। A का SI यूनिट, B का SI यूनिट बताना है। सर कैसे बताएं? सर हमें यह पता है कि जो इसका यूनिट होगा, जो इसका यूनिट होगा, अगर ये प्रेशर है तो इसका भी यूनिट प्रेशर ही होगा। होगा क्या? बिल्कुल होगा। सर प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब अगर प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो हमें पता है देयरफॉर यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ A बाई बी स्क्वायर, A बाई बी स्क्वायर, हमें पता है सर। और अगर पता है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, बस खाली ऐसे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ A बाई बी स्क्वायर। हमें चाहिए यूनिट ऑफ ए, तो इस वी स्क्वायर को हटा के यहां भेज दो सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ ए जो हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू वी का स्क्वायर। सर वी था क्या? तो वी तो वॉल्यूम था सर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सर? मीटर क्यूब होता है सर। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और ये होल स्क्वायर था तो यहाँ पे लिख सकते हैं n बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर टू द पावर 4। बोलिए क्लियर है क्या? तो इस a का हमारा यूनिट कितना आ गया? ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर 4, nm4, ठीक है। सर यूनिट ऑफ b भी तो बताना है। अरे मेरे भाई घटाना था, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी ये है, यानी जो यूनिट इसका है वही इसका भी यूनिट है, यानी कि b का यूनिट क्या हो जाएगा सर? b का यूनिट सर सीधे सीधे L क्यूब हो जाएगा सर। L क्यूब हो जाएगा यानी कि क्या होगा सर? मीटर क्यूब होगा। बोलिए क्लियर? डायमेंशन पूछता तो क्या हो जाता सर? L क्यूब हो जाता। सर यूनिट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा सर? मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर या नहीं? क्लियर? चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।